हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जैकबोर्ड का जो इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ है उसका मैं पूरा एमसीक्यू का आंसर मैं बता रहा हूँ। आप जल्दी से सारे आंसर्स को मिला लीजिए और अपना मार्क्स को पक्का कर लीजिए कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है। ये है जैकबोर्ड का इकोनॉमिक्स का आज का पेपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आप भी मैच करते जाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ, जिसने इंग्लिश में बनाया है वो इंग्लिश में मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन सेम होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा क्या उत्पादन करें, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयोगिता। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिग्स और एलेन। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है, यानी ये जो डायग्राम है वो क्या डिनोट कर रहा है। तो ये जो डायग्राम है वो डिनोट कर रहा है आपका पूर्णतः लोचदार मांग को डिनोट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, घटिया वस्तु। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पैमाने के प्रतिफल से, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। तो उत्पादन फलन को कौन व्यक्त करता है। तो इसमें से इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा QX = F ब्रैकेट में ABCDE, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है यहाँ पर कि किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका आंसर आया था मेरा आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 C हो जाएगा। क्योंकि आपको जो यहाँ पर है आपको एक चीज़ दे रखा है, AFC दे रखा है। AFC जो है वो आपका निकालना है, सॉरी AFC निकालना है। तो AFC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है TFC अपॉन में Q। तो TFC मेरा दे रखा है, TFC जो है वो 60 दिया हुआ है और Q जो है वो 10 यूनिट्स दे रखा है। इन दोनों को काटेंगे तो 6 आंसर आ जाएगा, यानी 6 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है, दो समुत्पादक वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्पादन स्तर में परिवर्तन, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है, यानी ये एक फॉर्मूला दिया गया है, इसमें से कौन सही है। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका TVC = होता है TC - TFC। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कुल स्थिर लागत, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये 12 है इंग्लिश में, यहाँ पर मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ इसको, क्योंकि ये जैकबोर्ड का है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में ही बनाए होंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे पेपर का आपका जो सॉल्यूशन है आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, U अक्षर जैसा होता है, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 13 नंबर का आंसर मैच करते हैं। 13 नंबर में है, किस बाजार में AR = MR होता है। तो इसका भी आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 में जो है बोल रहा है आपको, निम्न में किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो 14 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका एकाधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो है, फर्म के संतुलन की मूल शर्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MC = MR, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह किसने कहा था। तो ये जो है आपको कहा था JB सेन ने, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है,
एकमुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ति अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पकालीन बाजार से। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, आधिक्य मांग की स्थिति में कीमत में परिवर्ती होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वृद्धि होने की। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 में बोल रहा है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना आंसर को मैच कर सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। तो 21 में है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह हैं J.M. केन्स। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है? यानी कि जीएनपी और एनएनपी में संबंध पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एनएनपी इज इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस घिसावट। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में बोल रहा है, स्टॉक चर का एक उदाहरण है, तो स्टॉक चर का एक उदाहरण हो जाएगा आपका पूंजी, कैपिटल इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। तो राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोहरी गणना। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। तो 25 है, निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूँ एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब्रेड भी हो जाएगा, बिस्कुट भी हो जाएगा, चपाती भी हो जाएगा, और यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 है, मुद्रा का कार्य है। तो मुद्रा का कार्य जो है विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय भी है, मूल्य का मापक भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो 27 में बोल रहा है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो यह किसने कहा था? तो यह जो है हॉर्टेल विदर्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो सेंट्रल बैंक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, सभी जानते होंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 में बोल रहा है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? यानी सेंट्रल बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो सेंट्रल बैंक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट का काम करना, बैंकों का बैंक है वो, और नोट भी जारी करता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। उपभोग फलन C इज इक्वल टू A प्लस BY में स्वायत्त उपभोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका C इज इक्वल टू A प्लस BY। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A। ये जो A है इसमें स्वायत्त उपभोग का काम कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर A है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 बोल रहा है, 31 में है, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन का स्तर जो है वो गिर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 जो है वो बोल रहा है आपका, हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS इज इक्वल टू 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? यानी कि किसी अर्थव्यवस्था में MPS का वैल्यू दिया गया है, तो MPS का जो वैल्यू है दिया गया है, आपको गुणक का मान निकालना है, यानी K निकालना है। तो K इज इक्वल टू होता है 1/MPS, तो 1 की जगह 1 और MPS का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, पॉइंट हटेगा ऊपर में 10 आ जाएगा, 2 5 10, यानी कि कट के 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 जो है वो है निवेश गुणक है, तो निवेश गुणक जो है वो क्या है? निवेश गुणक जो है वो है आपका 1/MPS और 1/1 - MPC, तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। तो 34 जो है, निवेश के निर्धारक घटक कौन सा है, यानी निवेश के निर्धारक घटक जो है वो कौन से हैं। तो पूंजी की सीमांत क्षमता इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादक शुल्क दोनों, यानी 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। तो 36 जो है वो है राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्व घाटा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। तो क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। 38 में बोल रहा है व्यापार संतुलन का अर्थ होता है। तो व्यापार संतुलन का अर्थ होता है वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। 39 में है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी सहायता, विदेशी ऋण, वस्तुओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, वस्तुओं का निर्यात। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, लास्ट क्वेश्चन। भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यापार चक्र, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आपका पूरा MCQ का सॉल्यूशन। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप जो है कितना टिक किए हैं, आपका कितना मार्क्स आ रहा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को ये जो सॉल्यूशन मैंने बताया, पूरा आंसर की बताया, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पेपर जो है उसका भी सॉल्यूशन और आंसर की मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा। थैंक यू।